rural marketing strategy. ठीक है, so what kind of marketing strategy the in rural market companies are taking, so we are going to discuss about that. ठीक है, so अगर हम बात करें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, तो जो रूरल मार्केट है वो अनटैप्ड मार्केट है. अनटैप्ड मार्केट का मतलब है कि वहाँ बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन नहीं है. व्हाई कंपटीशन इज नॉट देयर? बिकॉज रूरल मार्केट इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कि so many companies don't want to invest their money in the rural market, as well as जो कस्टमर्स है वो इतना ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन भी है वहाँ पर, अफोर्डेबिलिटी भी वैरी करता है. सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो आपका रूरल मार्केट है वो अनटैप्ड मार्केट है, लेकिन पोटेंशियल इसलिए हाई है क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स अराउंड इंडिया में 60% से ज्यादा है. ठीक है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बनाया जाता है, व्हाई दिस स्ट्रैटेजीज आर मेड? दिस स्ट्रैटेजीज आर मेड फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स एंड अचीविंग द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है रूरल मार्केट में वो क्यों बनाया जा रहा है? सो दैट इज बेसिकली मेड for increasing the sales of the product in the market but in a sustainable competitive advantage. So marketing strategies ना आपके शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंक्रीजिंग. राइट अबाउट इट. लिखिए रंजन, आलोक रंजन लिखिए. Marketing strategy is the fundamental goal of increasing sales and achieving. Everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. सारे बच्चे कैमरा टर्न ऑन करके बैठिए. चलिए, so marketing strategy is the fundamental goal of increasing sales and achieving a sustainable competitive advantage. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिख लिया सबने. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एंड अचीविंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आगे लिखिए. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स ऑल बेसिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म activities in the field of marketing that deal with the analysis of the strategic initial situation. Marketing strategy includes all basic, short term and long term activities in the field of marketing that deal with the analysis of the strategic initial situation of a company and the formulation, evaluation and selection of market oriented strategy Everyone turn on your camera. Strategies and therefore contribute to the goals of the company and its marketing objective. तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपके शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी आएंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी आएंगे. एक्टिविटीज व्हिच इज बेसिकली डीलिंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग and the analysis of the initial situation, that what is the situation of the current market, यानी रूरल मार्केट में भी current situation क्या है उसको एनालाइज करेंगे. एंड देन कंपनी उसी सिचुएशन को देखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेगी, बेसिकली मार्केटिंग प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करेगी और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगी मार्केट में. ठीक है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैन बी रिलेटेड विद प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिर या डिवीजन ऑफ द मार्केट से हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी हो सकता है. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, इट इज बेसिकली कह सकते हैं इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ठीक है,
जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वैसे वी आर बेसिकली मेकिंग द स्ट्रैटेजी फॉर द मार्केट, ठीक है। जितना ज्यादा बेटर आपकी स्ट्रैटेजी होगी, उतना बेटर आपका ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा, उतने ज्यादा आपके पास कस्टमर्स होंगे, उतना ज्यादा आप कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में सस्टेन कर पाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको व्हाट इज बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड व्हाई वी आर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? क्लियर है? समझ में आ गया एवरीवन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, इसको लिख लो। जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होता है, इसको डिजाइन किया जाता है फॉर द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है, एंड फाइनली डिलीवरिंग द सुपीरियर क्वालिटी या सुपीरियर गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर देयर ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। So marketing strategy, लिखिए इसमें, marketing strategy is a long term course of action, is a long term course of action, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहता है। Marketing strategy is a long term course of action designed to optimize, allocation, allocation of, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कैमरा ऑन करके बैठो, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगी नंदिनी को छोड़ के सारे बच्चों को, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट माई पॉइंट। चले, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म कोर्स, इट इज अ लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन designed to optimize allocation of scarce resources at the disposal of a firm, as a disposal of firm in delivering superior customer experiences and promote the interest of other stakeholders Okay, I am just going to ask the question, what is the meaning of stakeholders? What is the meaning of stakeholders? And all the members or associated of company like suppliers, customers, shareholders, promoters. Very good. Okay. So let's start with that. What is basically 9 type of rural marketing strategy today we are going to discuss about. The first one is, right, segmentation of rural market. Segmentation of rural market. So the very first step for the rural market is segmentation of the rural market. ठीक है? So पहले रूरल मार्केट को कोई डिवाइड करने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया था। रूरल मार्केट को इंटायरली सेम समझा जाता था कि कहीं का भी अगर रूरल एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर बिहार में रूरल मार्केट है या रूरल पीपल है, या फिर आपके झारखंड में रूरल पीपल है, या फिर आपके अदर प्लेसेस में जितने भी रूरल पीपल हैं, वो सबको एक जैसा ही कंसिडर किया जाता था। देयर वर नो डिवीजन नहीं किया जाता था कि अलग अलग रूरल मार्केट को हम डिवाइड करें, ठीक है। सो इंटायर रूरल वर्ल्ड को एक जैसा ही कंसिडर किया था, कोई प्लान वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता था एज सच। एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा मिसमैच होता था रूरल एरिया में, जो रूरल पीपल का डिमांड है वो, और जो प्रोडक्ट हम उनको प्रोवाइड करते थे वो, देयर वाज अ ह्यूज मिसमैच अमंग दिस सिचुएशन। सो ऐसे केस में जो रूरल कस्टमर्स थे वो कभी भी आपके लॉयल कस्टमर कन्वर्ट ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट चाहिए होता था, दे आर नॉट गेटिंग दैट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दे आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट। सो इसी चीज को देखते हुए, और आपको पता है कि इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं, इंडिया में लगभग इतने 50% से जो ज्यादा विलेज है, उसमें 500 से भी कम पॉपुलेशन है। जस्ट थिंक अबाउट इट दैट जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनकी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 500 से भी कम है, एंड इट इज अराउंड 50% है। इस टाइप कितना सिचुएशन है, 50% ये ऐसा सिचुएशन है। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट फॉलोइंग कैटेगरी, अगर कैटेगरीज की हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख ऐसे विलेजेस हैं जिसमें आपका पॉपुलेशन इज बिटवीन 501 to 2000। आप समझ रहे हो कितना डाइवर्सिफिकेशन है पॉपुलेशन को लेकर के। 50% इंडिया में विलेजेस हैं, उनमें आपके मतलब आप समझिए 500 से भी कम पॉपुलेशन है,
2.5 लाख ऐसे विलेजेस हैं जिनका पॉपुलेशन है दैट इज बिटवीन 501 to 2000, इतना पॉपुलेशन है। और उसके बाद जो विलेजेस हैं मे नॉट गुड इनफ फॉर अ फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन, और वहां पर भी जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, 500 लोगों में भी आप नहीं कह सकते कि 500 लोगों की अफोर्डेबिलिटी रेट सेम है, बिल्कुल भी नहीं। सम पीपल आर रिच, जो जमींदार वगैरह हैं दे आर रिच, सरपंच वगैरह जो हैं उनका अफोर्डेबिलिटी रेट हाई है, बाकी जो टेलर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी रेट लो है, ठीक है। सो इसीलिए सेगमेंटेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वो आपको इन्हीं वर्ड से क्लैरिफाई हो गया होगा कि इतना एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन इन द केस ऑफ द पॉपुलेशन, इन द केस ऑफ द इनकम, इन द केस ऑफ ऑक्यूपेशन में तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो इस चीज को देखते हुए मार्केटर ने, कंपनीज ने सेगमेंटेशन को अडॉप्ट किया, सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, दे आर बेसिकली मेकिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द अफोर्डेबिलिटी रेट एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द रूरल कंज्यूमर, ठीक है। सो कंपनीज जो हैं अभी भी वो फोकस, सबसे पहले उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस पे फोकस करना शुरू किया। they started focusing first of all on those villages where there is a large population, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने लार्ज पॉपुलेशन वाले विलेजेस पर फोकस किया, उनके लिए गुड्स को बनाया, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब समझते हो ना क्या होता है, डिविजन ऑफ द मार्केट एंड बेसिकली शिफ्टिंग द हेट्रोजेनस मार्केट टू द होमोजेनस मार्केट, ठीक है। यानी कि जो इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है उसके लिए हम कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए और सारे कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट सेल करें। सो एसटीपी जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो पता होगा, है ना। तो सेगमेंटेशन का स्टेप्स क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले उन रूरल एरियाज पे फोकस किया जहां पर पॉपुलेशन आपकी 2000 या 2000 से ज्यादा थी, ठीक है। लार्जर विलेजेस पे इसलिए फोकस किया गया क्योंकि इनका जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा सा अर्बनाइज होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत सारे ऐसे रूरल पीपल होंगे जिनका कनेक्टिविटी एक होगा आपके अर्बन एरियाज के साथ, ठीक है, टाउन के साथ। तो उन्होंने सबसे पहले उन विलेजेस को क्या किया, फोकस किया। उसके अलावा सब एफएमसीजी जो कंपनीज हैं उन्होंने लगभग 1 लाख विलेजेस को कवर किया, 1 लाख विलेजेस को कवर किया। और उस 1 लाख विलेज में आप समझिए कि लगभग 2000 स्टॉकिस्ट को अपॉइंट किया गया। 2000 स्टॉकिस्ट का मतलब क्या हो गया कि 2000 ऐसे मीडिएटर्स को रखा गया जो अपने पास स्टॉक करके रखे गुड्स का, प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये इन्होंने 20,000 मतलब एक बोल सकते हैं ना इन टाउन्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 ईच स्टॉकिस्ट जो थे उन्होंने अपने एरिया में लगभग 50-50 लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट को, जो भी स्टॉक है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। सो दिस इज हाउ दिस सेगमेंटेशन वाज स्टार्टेड, फोकसिंग ऑन द रूरल कंज्यूमर्स एंड रूरल कंज्यूमर्स के पास एक प्रॉपरली स्मूथली प्रोडक्ट पहुंच सके, जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट डेवलप कर सके, इसके लिए सेगमेंटेशन को लाया गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले क्या चीजें की, इनको 3 स्टेप में लिख लो कि द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू स्टार्ट विथ रूरल सेगमेंटेशन। लिखो इस टॉपिक के अंदर, द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू स्टार्ट विथ द रूरल सेगमेंटेशन। सबसे पहले ना 3 चीजों पे यहाँ पर फोकस करने की बात की जा रही है। पहली चीज है फोकस ऑन सेलेक्ट मार्केट्स, फोकस ऑन सेलेक्ट मार्केट्स, यानी कौन से मार्केट में गुड्स को सेल करना है उस पे फोकस करना है। सेकंड वन इज फोकस ऑन सेलेक्ट मेक्स, फोकस ऑन सेलेक्ट मेक्स, यानी जो मार्केट को चूज किया उनके लिए प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनाना है, ठीक है, उसी हिसाब से बनाना। जैसे डाबर का जो आपका सरसों तेल ये सब जो आता है, हेयर ऑयल जो आता है, उनका मेन फोकस रूरल एरियाज पर ही है, ठीक है। सो क्योंकि वहां पर आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, दे आर बेसिकली यूजिंग द होममेड रेमेडी और होममेड जो उनके पास सॉल्यूशन होता है फॉर द कॉस्मेटिक्स, फॉर द टूथब्रश की जगह कई बार वो लोग दतमन और ये यूज करते हैं, दातून जिसको हम हिंदी में कहते हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पर सबसे पहले तो फोकस करना है आपको, फोकस ऑन सेलेक्ट मार्केट। पहले फोकस कीजिए कौन से मार्केट को सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट दैट व्हाट यू वांट टू मेक फॉर देम, उनके लिए आप क्या बनाओगे, ठीक है। थर्ड फोकस ऑन सेलेक्ट विलेजेस, फोकस ऑन सेलेक्ट विलेजेस। उसके बाद जो भी गांव वगैरह पे आप फोकस करना चाहते हो यू कैन फोकस ऑन दैट।
एरिया पे फोकस करो, बनाने पे फोकस करो, गांव पे फोकस करो, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली इंपॉर्टेंस और रिक्वायरमेंट ऑफ द सेगमेंटेशन। समझ में आ गया ये? दिस पॉइंट इज क्लियर। और अगर अभी हम बात करें सबसे ज्यादा जो रूरल एरियाज में कंपनीज जो है जो प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, तो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आपका आईटीसी हो गया, सेकंड में आपका थर्ड में आपका पीएनजी भी पहुंच चुका है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए तो बजाज, उषा, ये सब कंपनीज पहुंच चुकी हैं, गोदरेज भी है वहां पर। तो ये सारी कंपनीज हैं जो रूरल मार्केट पर भी फोकस करती हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है, इट इज अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। लिखिए इसको, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो एक चीज याद रखिए कि इंडिया में अगर हम बात करें कंपटीशन का, सो इट इज नॉट अबाउट द डोमेस्टिक कंपनी ओनली, बट नाउ द फॉरेन कंट्रीज ऑलरेडी एंटर्ड आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. So when this LPG was introduced, from that time only we are basically engaged in the foreign transaction. ठीक है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की बात करें तो अर्बन मार्केट तो बिल्कुल सैचुरेटेड पॉइंट पर है। अब पूरा मार्केट में सिर्फ हर प्रोडक्ट के आपको 150 ऑप्शन मिलेंगे, सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में लिखिए, कंपनीज इंटरेस्टेड इन एंटरिंग रूरल मार्केट, companies and interested in entering rural market can examine the strategy on the conceptual framework of companies interested in entering the rural market can examine their strategy on conceptual framework of Michael Porter's 5 forces. Michael Porter's 5 forces. Michael, MICHAEL, ठीक है, Michael MICHAEL, माइकल पोर्टर, PORTER, और उसका फिर इन्वर्टेड कॉमा एस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल टू डेवलप द स्ट्रैटेजी। 5 फोर्सेस मॉडल टू डेवलप द स्ट्रैटेजी। अब ये 5 क्या क्या फोर्सेस हैं, तो इसको लिखिए, 5 जो इसके हैं, 5 जो है माइकल पोर्टर के 5 यहाँ पर जो मॉडल है, जो 5 हैंड है इसके, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। पहला लिखिए सप्लायर, सेकेंड लिखिए कस्टमर पावर, थर्ड लिखिए पोटेंशियल इंट्रेंट्स, पोटेंशियल इंट्रेंट्स, ENTRANTS, पोटेंशियल इंट्रेंट्स। नेक्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए कॉम्पिटिटर, देन राइट कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है, दैट इज अबाउट द सप्लायर, दैट इज अबाउट द supplier. So company not only has to make the high quality product but also sell them cheap, and this is achieved only if the company has a good supplier who can provide the good quality of material. So if we are talking about the rural market, देखो rural market में ना spurious product और जो fake और आपके और प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि उस रूरल एरियाज में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो द पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच प्रोडक्ट इज द फेक एंड विच वन इज ओरिजिनल, ठीक है। सो जो सप्लायर्स, ये तो मैंने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बताया आपको। और अगर हम बात करें सप्लायर की, तो कंपनी जो है ना, उन्हें चाहे वो कितनी भी कैसा भी प्रोडक्ट बनाती हो, लेकिन वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ईदर यू आर सेलिंग इट इन द अर्बन मार्केट और ईदर इन अ रूरल मार्केट। और ये और उसके बाद भी हाई क्वालिटी में चीप प्राइस पर प्रोडक्ट। व्हाई दिस इज सेइंग चीप प्राइस पर, क्योंकि अगर आप बहुत एक्सट्रीम हाई प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो कॉम्पिटिटर्स विल गेट द चांस टू एंटर विद द लो कॉस्ट प्रोडक्ट। तो अगर आप रूरल एरिया में प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो कॉस्ट उसका ऐसे भी चीप या लो होना चाहिए। लेकिन चीप कॉस्ट पर प्रोडक्ट तभी सेल कर सकते हो आप, या फिर हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आप तभी बना सकते हो जब आपके सप्लायर जो हैं, जिनसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, वो आपको गुड क्वालिटी के रॉ मटेरियल भेजे या फिर सेल करे, ठीक है। और वो भी अच्छे क्वालिटी का एट द लो कॉस्ट। अगर वो आपको बहुत हाई कॉस्ट या फिर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज, ठीक है।
सो कई बार जो कंपनी होती है ना, दे आर यूजिंग टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. लेट मी टेल यू व्हाट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना कि जब कोई कंपनी है, जैसे एग्जांपल आईटीसी कंपनी है, और आईटीसी कोई कंपनी है जो स्नैक्स बना रही है और स्नैक्स से वाले जो चिप्स बना रही है, तो अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होगा ना कि आईटीसी अपने रॉ मटेरियल को किस तरीके से ग्रैब करना, परचेज करना, उस पर भी फोकस करेगी. So it is not only focused on that they are purchasing the raw material, but how that raw material will accessible by ITC, it is also going to be identify or concern. They are going to show the concern toward that. It is known as backward integration. यानी कि अगर मान लो कोई फार्मर आलू उगा रहा है जिससे चिप्स बन रहा है, तो दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. वहां पर भी जाकर वो एग्रीमेंट कर लेगी कि भाई जितने भी आपने पोटैटोज, जितने भी प्रोडक्शन हुए पोटैटो के, जितना भी ग्रो किया है, वो सब आपको मुझे 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 देना है. तो दे आर गोइंग टू मेक द एग्रीमेंट. So even they are going to make a full control over accessing the raw material as well. It is known as backward integration. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Backward integration. Backward integration, right? In the case of the forward integration, this ITC is going to even control the retailers. Retailers को control करेगी कि वो consumer को product कैसे provide कर रहा है. तो backward और जो आपका forward integration है, समझ में आया? Backward from where you are getting the raw material, you are going to control that area, that basically group या जो भी है उसको भी आप control कर लोगे. In the case of the forward integration, you are going to control the retailers और यू आर गोइंग टू कंट्रोल द इंटरमीडियरीज. यानी बैकवर्ड का मतलब ही हुआ पीछे जा करके रॉ मटेरियल एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करना. फॉरवर्ड का मतलब क्या हो? वेयर यू आर गोइंग टुवर्ड द basically retailers and how to sell the product to the consumer. So this point is clear? This point is clear? Yes, ma'am. Next point is, पहला हो गया supplier. Second one is, so this backward integration somehow basically कहीं ना कहीं इसने marketers को एक option दिया है to become successful in the rural market. ठीक है? Next one is customer power. Next point is customer power. रोल नंबर 39 क्लास से बाहर जाइए. Next one is customer power. So we are basically discussing about the Michael Porter's 5 model. ठीक है? So first point is supplier, which we already completed. The second one is customer power. So जो rural consumers हैं, due to nowadays, due to the increase in literacy and advent of television promotional effort, they increase contact with the urban market. ठीक है? तो अर्बन एरियाज में क्या चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज अब मिलने लगा है. So somehow they are knowledgeable about the product, and therefore जो companies है, they have to provide the better quality of products to order to satisfy their need. So in short, we can say that we all know that the customer is the king of market according to the modern marketing concept. Whatever product we are making, that is according to the demand and utility of the product. जो भी उस product की utility है, उस demand के हिसाब से satisfaction के basis पर हम product बनाते हैं. सबसे पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपके कंज्यूमर आते हैं, फिर ही मार्केट आता है. मतलब मार्केटर्स जो है पहले प्रेफरेंस कंज्यूमर को देते हैं, उनको जो चाहिए वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, है ना. सो कंज्यूमर पावर के कॉन्सेप्ट में अगर मैं रूरल मार्केट की बात करूं, तो रूरल मार्केट में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है वहां पर, लेकिन स्टिल सम ऑफ द रूरल एरियाज आर डेवलप्ड नाउअडेज. एंड क्यों ये डेवलपमेंट हो रहा है, इसका 2-3 रीजन है. जैसे आपके कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके बहुत सारे एरियाज में लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गए हैं. सेकंड है कि गवर्नमेंट के मल्टीपल स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे ग्रामीण सड़क योजना हो गया आपका, ठीक है, स्वरोजगार योजना. तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, दीज ऑल आर बेसिकली मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. सो और आप देखो सर्व शिक्षा अभियान है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं. तो लिटरेसी का जो लेवल है वो समहाउ थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है रूरल एरियाज में. और
कहीं ना कहीं आजकल टेलीविजन है, इंटरनेट का टाइम है, तो वो कनेक्शन की वजह से दे आर नॉलेजेबल अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन वर्ल्ड एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द अर्बन मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट द अर्बन पीपल आर बेसिकली परचेजिंग. सो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट समटाइम दे आर इवन डिमांडिंग. तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, ऐसा नहीं कि रूरल एरियाज के लिए प्रोडक्ट बना रहे तो कोई भी चीप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनाओगे, नहीं. You have to provide the better quality of the product to the consumer so that it is going to satisfy the need of the rural consumer. Next point is that the word of mouth factor is very crucial in the rural market. See, rural एरिया जो होता है, ये रूरल मार्केट है या फिर रूरल विलेजेस वगैरह को आप ले लो, वहां पर आज भी लोग जो हैं दे आर वेरी मच इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. अगर हम लोग एग्जांपल ले तो हम लोग अपने काम में रहते हैं तो फिर इंटरेक्शन कम है. लेकिन रूरल एरिया एक तो बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है, उसके बाद उनका जो कल्चर है वो इस तरीके का है दैट दे वांट टू लिव विद ईच अदर वाला कॉन्सेप्ट है ना. तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, और कई विलेजेस में तो ओपिनियन लीडर होते हैं. जैसे कोई टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, उसको हमने एज ए ओपिनियन लीडर समझा, तो जो भी कहते हैं हम उनकी बात को सच मानते हैं. तो इस तरीके का भी सिचुएशन और सर्कमस्टांस ऑलरेडी है रूरल एरियाज में. तो वर्ड जो आपका वर्ड ऑफ माउथ फैक्टर है, यानी कि जो माउथ पब्लिसिटी है, लोग जो एक दूसरे को रिकमेंडेशन देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द रूरल मार्केट. बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी में कोई सेल्स पर्सन एक बार कोई चीज को एक्सप्लेन करा, वो बात वो भले ना समझे, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्रेंडली वे में अगर उनके खुद के कोई फ्रेंड उनको कुछ बताएंगे तो दैट इज मोर एक्सेप्टेबल फॉर देम. सो आपका माउथ पब्लिसिटी कब हो सकता है? जब जिस पर्सन ने वो प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई परचेज द बैग, सो अगर मुझे वो बैग अच्छा लगा तभी तो मैं अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करूंगी, अपने नोन को भी रिकमेंड करूंगी ना. सो क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ईदर यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द रूरल मार्केट. समझ में आया? इफ अ सिंगल पर्सन हैव अ बैड एक्सपीरियंस, अगर एक सिंगल कंज्यूमर का, रूरल कंज्यूमर का भी बैड एक्सपीरियंस रहेगा, तो पूरा का पूरा एंटायर विलेज जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. याद रखिएगा इस चीज को. फिर आप चाहे कितना भी एफर्ट लगाइए, कितना भी प्रमोशनल टेक्निक यूज कीजिए, कितना भी पैसा लगाइए, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो इफ सिंगल person have a bad experience, it is going to discourage the entire village, and no one is going to purchase your product. Everyone will do the boycott कर देंगे. boycott मतलब वो खरीदेंगे ही नहीं. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. एक और भी चीज है कि जो वहां के जो प्राइमरी कस्टमर हैं, द प्राइमरी कस्टमर जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, द रिटेलर हैज अ वेरी हाई बार्गेनिंग पावर इन द रूरल मार्केट. क्यों? क्योंकि टू क्रिएट, मतलब आप एक चीज समझिए कि वहां के जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं, उनको कोई भी प्रोडक्ट वो या तो क्रेडिट पर लेते हैं या तो उधार पे लेते हैं, कई बार एक्सट्रीम बार्गेनिंग भी कराते हैं. तो जो प्राइमरी कस्टमर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जो रिटेलर है, वो हैव अ वेरी हाई बार्गेनिंग पावर इन रूरल मार्केट. उनको बहुत हाई बार्गेनिंग पावर उनको चाहिए. क्यों? क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स आर दो पीपल हु आर गोइंग टू बार्गेन द प्रोडक्ट. बार्गेनिंग करते हैं टू क्रिएट द शेल्फ स्पेस. शेल्फ मतलब जो आपके शॉप में कोई रैक वगैरह जो एरिया है, so to create the shelf space for the product at the rural retail outlet is a big challenge. Why it is a big challenge? Let me tell you. The situation of the rural retailer is like, छोटे छोटे से घर में वो बहुत छोटा सा स्टोर ओपन करते हैं. लाइक इट इज अराउंड द टेबल साइज का, इतने छोटे छोटे साइज के उनके पास शॉप या स्टोर होते हैं. अब उस शॉप या स्टोर में आप शेल्फ स्पेस ले सकते हो क्या? कि मुझे एक कंपनी बोलेगा कि मुझे एक शेल्फ दे दीजिए, मैं इसको डेकोरेट करके सजाऊंगा. पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही कम चांसेस हैं. तो आपको बहुत ही इफिशिएंटली और इफेक्टिवली चेक करना पड़ेगा कि किस रिटेलर के यहाँ जाकर के हम प्रमोशन कर सकते हैं. इन स्टोर प्रमोशन कहते हैं जब हम कोई शेल्फ में प्रोडक्ट को शो करते हैं. So we have to think in 2-3 manners. Like we have to think about the retailers as well. जो rural retailers हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, consumers के बारे में भी सोचना पड़ेगा. ठीक है? Next one is potential entrant. This is the third Michael Porter का ये third model है. इसमें लिखिए potential entrant. अच्छा,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रेंट? जो एंट्री कर सकता है, जो एंटर कर सकता है मार्केट में, राइट? So, जो companies operating in the rural market must work to raise the entry barrier by being there first and building the good relation with the retailers so that the chances of the new entrants coming in surviving are less. तो ये आपका बहुत सारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप लोगों ने सुना होगा कि यानी कि आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले रूरल एरियाज में जहां पर अभी तक कोई अच्छी कंपनीज नहीं है वहां पर आप एंटर कर जाओ। उस एंट्री करने के बाद वहां के रिटेलर से अच्छा रिलेशन बना लो ताकि नए कोई भी कंपनीज को जल्दी कोई विलेजर एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है, और रिटेलर्स उस प्रोडक्ट को सेल ही ना करे उन दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक लाइक ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कि with new entrants making the effort daily to enter the rural market, the power in the hand of retailer is increasing as has only few brands to buy whichever organization give better terms he goes with that. So एक तरीके से बोल सकते हैं कि what we need to do, we have to take the first mover advantage. Let's enter in the market, make the customer loyal and just try to make the good relation with the retailers over there so that the new entrants are not able to survive in the rural market for the long time, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपके यूजुअली जो एंट्रेंट होते हैं ज्यादातर रूरल मार्केट में कौन होते हैं, तो मैं बताती हूँ बड़ी बड़ी जो कंपनीज एफएमसीजी के आईटीसी पीएनजीएन हिंदुस्तान लेवर उन सारी कंपनीज को ना ऐसे भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो वो अर्बन मार्केट में भी गेम मतलब अर्बन मार्केट में भी उनका चल रहा है मार्केट अच्छे से, उनका इंटरनेशनल मार्केट में भी है और उनका रूरल मार्केट में भी है। इट इज अबाउट दूस टाइप ऑफ कंपनीज हु आर बेसिकली द रीजनल बेस्ड, छोटी छोटी चॉकलेट की टॉफी की जो कंपनीज होती हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज होती हैं, या फिर जो स्प्यूरियस प्रोडक्ट बनाने की कंपनीज होती है। आपने देखा होगा कि नाइकी को नाइका करके वहां पर सेल कर देते हैं, बिस्लेरी को क्या नाम होता है, बिल्सेरी करके सेल कर देते हैं। तो दीज आर हैपनिंग बाय द लोकल प्लेयर्स जो आपके उस एरिया के होते हैं। जैसे बिहार में भी आपको इस टाइप की कंपनीज मिल जाएंगी जो कि फेक प्रोडक्ट बनाती है, छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती हैं। और ये जो कंपनीज होती है ना, ये जो लोकल प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनीज होती है ना, इनका बार्गेनिंग जो होता है ना, इनका जो मार्जिन होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। लाइक जो डेयरी मिल्क को अगर एक कंपनी सेल करती है, डेयरी मिल्क कैडबरी डेयरी मिल्क को अगर कोई रूरल मार्केट में कोई सेल करता है तो 10 रुपए का 10 रुपए ही लेगा, राइट। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सेम पैकेट टाइप का जो डेयरी मिल्क है, सेम साइज का, दैट इज बेसिकली सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। क्यों? क्योंकि वो लोकल एरिया का लोकल कोई कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी, और वो उतना अच्छे क्वालिटी का चॉकलेट वगैरह तो यूज करती नहीं है। सो इस केस में ना क्या होता है कि रिटेलर्स खुद ब खुद चाहते हैं कि हमें ऐसे लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट मिले, क्योंकि रूरल कंज्यूमर ऐसी ही चीजों को देखते हैं, वो थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं। डेयरी मिल्क रखा रहेगा और 5 रुपए का सेम टॉफी सेम पैकेट वाला रखा रहेगा तो 5 रुपए वाला वो टॉफी लेने वाले हैं, चॉकलेट लेने वाले हैं। समझ में आ रही बात? सो ज्यादातर जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं वो लोकल या रीजनल प्लेयर होते हैं और वो मार्केट में एंटर कर जाते हैं और कई बार वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं मार्केट में बिकॉज एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत लो होता है, बहुत हाई मार्जिन होता है, क्रेडिट फैसिलिटीज में रिटेलर को सामान वो दे देता है कई बार, ठीक है, और कोई भी जीरो एडवर्टाइजिंग और कोई भी ओवरहेड कॉस्ट ऐसे प्लेयर्स के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। जो गेम खेलते हैं ये सिर्फ रिटेलर के साथ खेलते हैं। आई बात समझ में? सो कंपनीज जो है जो बिल्ड कर रही है प्रेफरेंसेस विद द रूरल कंज्यूमर, उनको ऑफ देयर ब्रांड कैन काउंटर द चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द न्यू एंट्रेंट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो इस सिचुएशन में दे कैन लॉन्च द वर्कशॉप वगैरह करा सकती है कंपनी, जैसे लाइफ बॉय का भी हाल फिलहाल में वर्कशॉप हुआ था रूरल एरियाज में कि लाइफ बॉय क्यों यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट है। तो एक बोल सकते हैं ना कि लोगों के अंदर आपको अवेयरनेस इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं विद द फेक, विद द स्प्यूरियस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बोल सकते हैं ना बेकार क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है उससे वो दूर रहे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। Okay, what is the meaning of substitution? Like if a person is not purchasing Dettol, that person is going to purchase Lifebuoy.
सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट की जगह सेम क्वालिटी का सेम टाइप का हम दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दूसरा प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं, समझ में आ गया? ये वर्ड समझ में आया? सब्स्टिट्यूट क्या होता है? यस अभिनव। मैम रेंज तो सेम रहना चाहिए ना, रेंज जो होता है। हाँ रेंज लगभग सेम होना चाहिए। अब डिटॉल जो है वो 20 रुपए का आता है, तो लाइफ बॉय भी 500 का थोड़ी आता है, 10-15 रुपए का वो भी आता है, थोड़ा बहुत कॉस्ट का डिफरेंस होता है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव में अंतर होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब उस प्रोडक्ट की जगह हम दूसरे प्रोडक्ट सेम क्वालिटी सेम बेनिफिट का जब खरीदते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? So, due to high level of illiteracy, low awareness, and dependence on the retailers in the rural areas, counterfeiting is prevalent and substitute flourish. If the company does not have an adequate strategy to counter this menace, then the millions spent in the brand building go down the drain. इसका मतलब जो भी मैंने थोड़ा देर पहले आपको डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया था, the same meaning is that, same meaning है। क्योंकि लोगों में इलिटरेसी ज्यादा है, मतलब पढ़े लिखे लोग कम है और अवेयरनेस भी नहीं, जानकारी भी नहीं, खास करके बुजुर्ग लोग जो है या ओल्ड पीपल है उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो रिटेलर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे कि 4 बच्चों के साथ कोई बुजुर्ग आदमी गया 60+, अब वो बच्चे चॉकलेट के लिए टॉफी या बिस्किट स्नैक्स किसी के भी जिद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 4 है तो उसके हिसाब से 5-5 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद के उनको दे दिया। अब वो क्या है, कौन से कंपनी का, इतना फोकस कभी नहीं होते हैं, राइट। रिटेलर को कहते हैं अरे कोई भी अच्छा सा चिप्स दे दो, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। सो ऐसे केस में दूसरे कंपनीज को बहुत हाई चांसेस मिल जाता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो फेक चीजों को बनाने का ऑप्शन। वही मैंने बताया आपको, सेम सिचुएशन है यहाँ पर कि प्राइस सेंसिटिव होते हैं वो लोग, तो जो सस्ता मिले वो वही खरीद लेंगे। तो आप हजारों करोड़ों रुपया भी लगा दोगे ना, 1000 करोड़ों रुपया भी लगा दोगे ब्रांडिंग में, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाया ना इस चीज को लेकर के, ब्रांड इक्विटी को बनाने को लेकर के, सो इट इज गोइंग टू ड्रेन द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ योर ब्रांड इन द रूरल एरिया, ठीक है। कंपनीज को बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, कंपनी को प्रॉपर पैकेजिंग लेकर आना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर एजुकेशन देना चाहिए कि कौन रियल ब्रांड है और कौन आपका फेक ब्रांड है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए। जागो ग्राहक जागो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, अभी तो खैर फिर आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके तहत बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई है जहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाया जाता है कि विच प्रोडक्ट इज नॉट सूटेबल फॉर यू, राइट। सो ये सारी चीजें क्या किसको करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके बेसिकली कंपनीज को यूज करना चाहिए। अच्छा, वहां पर ना एक और भी चीज है कि खुली चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं, जो कि खुला, आपने सुना होगा तेल, ऑयल भी जो है, कुकिंग ऑयल भी आपको वहां पर खुला मिल जाएगा इजीली। फिर आपको वहां पर ना, जैसे आज भी लोग जो है ना, उनका ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कई बार क्या होता है कि उनको कोको कोला की जगह दे बेसिकली प्रेफर द नींबू पानी। समझ में आ रही है बात? मतलब उनका जो सोच है, थिंकिंग जो है, उसमें क्या होता है ना कि दे आर गोइंग टू प्रेफर द नींबू पानी ओवर द कोको कोला, है ना, क्योंकि उनका टेस्ट वैसा है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो वहां के लोकल जो शॉपकीपर, लोकल जो आपके बोल सकते हैं ना कि छोटे मोटे रिटेलर्स वगैरह जो हैं, दे आर बेसिकली ऑल्सो द कॉम्पिटिटर ऑफ द ब्रांडेड कंपनीज, ठीक है। जैसे मैंने बताया नींबू पानी कॉम्पिटिटर है कोको कोला और पेप्सी का। फिर वहां का जो खुला तेल है, ऑयल जो है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्पिटिटर ऑफ द पैकेज धारा और पैकेज नेचर फ्रेश, राइट। वहां का जो आप ये देख लो कि मुल्तानी मिट्टी है जो खुला आता है, दैट इज द बेसिकली कॉम्पिटिटर ऑफ द फेस वॉश लाइक द फेयर एंड लवली। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? सो वहां के जो लोकल अडॉप्शन है ना, लोकल प्रोडक्ट का अडॉप्शन, दैट इज वेरी हाई एज कंपैरिजन टू अडॉप्शन ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आया? इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे वहां के लोग ना आज भी डाबर का, वो मैंने बताया ना कि वो खुला तेल यूज करते हैं, बालों के लिए भी सरसों तेल, तो डाबर ने क्या किया, उसी कॉस्ट पर सरसों तेल लॉन्च कर दिया, हेयर ऑयल। तो अब लोग क्या करेंगे, वो खुले तेल को यूज करने की जगह उसको यूज करेंगे, क्योंकि द पीपल आर नॉट एबल टू चेंज द हैबिट, लेट मेक समथिंग लाइक व्हिच इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट वन इज, और आज भी तुम लोगों को बता देती हूँ कि आज भी कई बार लोग ऐसे हैं वहां पर रूरल एरियाज में, द पीपल आर वॉशिंग देयर यूटेंसिल्स विद सॉइल, मिट्टी से धोते हैं,
एंड विम बार को जगह वो मिट्टी आज भी यूज करते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, क्योंकि आपके रूरल के जो बोल सकते हैं ना, दैट इज अ कल्चर दैट दे ऑलरेडी अडॉप्टेड. अब उसको छोड़ करके कुछ ब्रांडेड, बहुत सारे तो लोग ये भी आज मानते हैं कि बहुत केमिकल होते हैं आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, तो ये भी एक रीजन है कि दे आर बेसिकली लेगार्ड्स. लेगार्ड्स मतलब समझते हो, रूरल पीपल्स आर लेगार्ड्स बिकॉज दे अडॉप्टिंग द प्रोडक्ट वेरी लास्ट. जब सबको अडॉप्ट कर लेगा ना, तब जा करके वो अडॉप्ट करते हैं प्रोडक्ट. सो दे आर बेसिकली लेगार्ड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर. नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर. नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्पिटिटर वर्ड? जो नेचर है आपके कंपटीशन का रूरल मार्केट में, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्बन वन. जो आपके नंबर ऑफ ब्रांड है, द नंबर ऑफ brand options available to rural consumer is very different from one available in the urban market. अब अर्बन मार्केट में तुम ब्रांडेड ले लो, कपड़ों का ही ब्रांड ले लो, लकोस्टे है आपका, विल्स लाइफस्टाइल है, पैंटालून्स है, मैक्स है, फिर आपका वेस्ट साइड है, फिर आपके इधर पार्क एवेन्यू है, फिर यूसीबी है, मतलब कितने सारी कंपनीज है. सोच रहे हो, इतनी सारी कंपनीज और ब्रांड आपके रूरल एरियाज में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. क्या है? नहीं, वेरी लिमिटेड, राइट. सो कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट भी है आपके रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में. जो ब्रांड है वो रियरली compete करता है विद वन अनदर इन रिटेलर शेल्फ. और इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो भी आप डेवलप करोगे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो भी आप बनाओगे, दैट शुड बी सूटेबल अकॉर्डिंग टू द रूरल कंज्यूमर. ठीक है, एकदम से हर जगह पे एक्सपैंड नहीं होना है, और कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट को बेसिकली एक्सट्रीम लो कॉस्ट पे भी नहीं सेल करना है. कंपटीशन को आप एज अ हेल्दी कंपटीशन मानो. और अर्बन मार्केट में और रूरल मार्केट में एक ये डिफरेंस है ना कि अर्बन मार्केट में एक्सट्रीम कंपटीशन है, लेकिन रूरल में बहुत लिमिटेड है. सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बहुत एक्सट्रीम स्ट्रांग भी नहीं है, तो भी आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, तो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे. देखो, मैंने तुम लोगों को जब मार्केटिंग मिक्स बताया होगा तो उसमें एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया होगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट जो है रूरल पीपल को पसंद है. पहली बात तो हेवी और स्टडी प्रोडक्ट होनी चाहिए. जैसे कि तुम लोगों को पता नहीं होगा स्टोरी ऑफ रॉयल इनफील्ड, लेकिन रॉयल इनफील्ड अभी जितना ज्यादा अर्बन मार्केट में एकदम एक्सट्रीम डिमांड में है, पहले इसका रूरल मार्केट ही मार्केट था. जैसे राजदूत और ये सब जो था ना, रूरल मार्केट में ही चलता था, क्योंकि बहुत हेवी बाइक होते थे. और ऐसा माना जाता था अर्बन एरियाज में लोग ना रॉयल इनफील्ड को एज अ कोई साइकोग्राफिक सेगमेंट में मानते नहीं थे, मतलब उसको एज अ लाइफस्टाइल नहीं मानते थे. आजकल देखो जो जिम करते हैं वो रॉयल इनफील्ड यूज करते हैं लगभग. तो पहले लोग को लगता था सब्जी बेचने वाले, ये मिल्क मैन जो होते हैं, ये सब यूज करते हैं रॉयल इनफील्ड. समझ रहे हो ना? सो दैट वाज द सिचुएशन. हाँ, बहुत वो सिचुएशन था. लेकिन बाद में जब इनके जो सीईओ जो थे वो जब चेंज हुए, तो द सिचुएशन वाज चेंज. सो इन शॉर्ट, जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है, जो मार्केटर्स हैं that have never felt a strong need to exclusively design product or even to modify the design of the product for the rural market. तो खैर वीडियोकॉन ने भी ट्राई किया, वॉशिंग मशीन वो लेकर आया था. महाराजा अप्लायंसेस जो है उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट बनाकर चेंज करके दिया था रूरल कंज्यूमर्स को. तो अर्बन मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी चीजें हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसी टाइप का प्रोडक्ट आप रूरल मार्केट में भी सेल कीजिए, बट उसका लो कॉस्ट होना चाहिए. अब जैसे यहाँ वॉशिंग मशीन लोग 50,000 का भी खरीद लेंगे, वहां के लोग नहीं खरीदेंगे, 5,000 का खरीदेंगे. सो जस्ट ट्राई टू मेक स्पेसिफिकली डिफरेंट प्रोडक्ट, स्टाइलिश प्रोडक्ट, एंड प्रोवाइड दैट टू द रूरल कंज्यूमर. ठीक है, अब जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. यहाँ से मैं बताऊंगी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ है मार्केटिंग मिक्स में, याद होगा तुम लोग को, है ना? करवाया है ना?